हेलो, वेलकम टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। और आज की क्लास में आप क्लास 11th का चैप्टर फ्लो ऑफ लिक्विड फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं। तो फ्लो ऑफ लिक्विड इसको बोलते हैं द्रवों का प्रवाह। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ से काफी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें, क्योंकि स्टोक्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, ये सब चीजें आपको मिलती हैं। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है आपका आइडियल लिक्विड से। आइडियल लिक्विड बेटा, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में जानना जरूरी है कि आदर्श द्रव क्या होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम लोग एक पूरी फिजिक्स में लगभग काफी हद तक, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आइडियल गैस के बारे में, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लिक्विड, मतलब एक ऐसी लिक्विड की हम इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा लिक्विड जिसमें क्या हो, सच टाइप ऑफ लिक्विड विच हैज जीरो कंप्रेसिबिलिटी और जीरो विस्कोसिटी एंड जीरो विस्कोसिटी। मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें जीरो कंप्रेसिबिलिटी हो और जीरो विस्कोसिटी हो। अब इसमें दो वर्ड आए हैं। पहला है आपका कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस, ठीक है, बिलिटी, और दूसरा आया है आपका विस्कोसिटी। अब आपको इस चैप्टर में, ठीक है, एक वर्ड तो समझ में आ रहा होगा कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं संपीड़ित। ठीक है, और इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग श्यानता। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड को आपको बहुत अच्छे समझना है, जिसमें ये बड़ा नया वर्ड आया होगा आपके लिए, विस्कोसिटी क्या होता है। चलिए पहले समझते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ऐसा लिक्विड जिसमें जीरो कंप्रेसिबिलिटी हो, मतलब कि उसको दबाया ना जा सके। जब हम आफ्टर प्रेसिंग द लिक्विड दैट, हम लिक्विड को अगर प्रेस करते हैं, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड। वॉल्यूम, उस लिक्विड की वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। मतलब कि आपको ये बात पहले ही बता चुके हैं, अगर हम यहाँ पे लिक्विड पूरा फिल है, अगर हम इसको कंप्रेस करें तो ये लिक्विड जो 1 लीटर का घट के आधा लीटर ना हो जाए, या कुछ भी कमी ना आ जाए, उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज ना है। तो यहाँ पे ऐसा लिक्विड, ऐसे लिक्विड की इमेजिनेशन की जाए जिसमें कोई भी आप कंप्रेसिबिलिटी कर ही ना सके, देयर इज नो कंप्रेसिबिलिटी। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि पहले बता दो, मतलब कि उस पर दबाव लगाने पर उसके वैल्यू में कोई चेंज ना हो। चलो ये बात समझ में आ गई। बट अब ये समझिए विस्कोसिटी क्या है। इसको बेटा बोलते हैं श्यानता। आपके पूरे इस चैप्टर में ये वर्ड बड़ा आने वाला है, श्यानता क्या होती है। चलिए, श्यानता का मतलब हो ऐसा लिक्विड जिनके, आपको पता है लिक्विड की लेयर्स के बीच में भी फोर्सेस लगते हैं। जैसे कि दो सॉलिड सब्सटेंसेस से मार्कर हो गया, ये हैंड हो गया है हमारे दो, इनकी जो देखिए ये लेयर्स है, ये हमारा हैंड का ये लेयर। अब इनको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जब ये दोनों लेयर स्लाइड्स करेंगे तो इनकी लेयर्स के बीच में फोर्स लगेंगे। आपको पता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। उसी प्रकार से लिक्विड की भी कई सारी लेयर्स होती हैं। जैसे ये अपर लेयर, ये उससे लोअर लेयर, उससे लोअर लेयर। आपने देखा होगा लिक्विड जब फ्लो करता है, ऊपर का लिक्विड का फ्लो आपको बहुत तेजी से बहते हुए नजर आता होगा, उसके नीचे का थोड़ा स्लो, एकदम नीचे का और स्लो। उसके पीछे का कारण क्या है, उसको हम थोड़ा सा इस चैप्टर में डीप समझे। पहले समझते हैं श्यानता क्या है। यहां से ही आपको वो सब कारण समझ में आएगा। लिक्विड की सभी लेयर्स क्या होती हैं, हर नीचे वाली लेयर, ये वाली नीचे वाली लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर में अपोजिट फोर्स लगाती हैं, उसको आगे बहने से रोकती है, मतलब लिक्विड आगे फ्लो ना कर पाए। ठीक है, मतलब द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, अ फोर्स इज एक्टेड बिटवीन द टू डिफरेंट लेयर, मतलब दो डिफरेंट लेयर के बीच में एक फोर्स लगता है जो हमेशा उसके रिलेटिव मोशन का, विच ऑलवेज टू अपोज टू इट्स द रिलेटिव मोशन ऑफ टू डिफरेंट लेयर ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड की दो डिफरेंट लेयर के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, उसी को बोलते हैं लिक्विड की लेयर के बीच में लगने वाले फोर्स को। यहाँ पे एक बात आती है, फोर्स की बात आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कॉस फोर्स। जैसे आपका सॉलिड्स के बीच में अपोजिट फोर्स लगता था, जिसको आप लोग बोलते थे वो फ्रिक्शनल फोर्स। आपने नाम सुना होगा घर्षण बल का। ठीक है, मतलब कि दो परतों के बीच में जब दो वस्तुएं एक वस्तु दूसरे वस्तु पर स्लाइड करती, फिसलती है, तो उन दोनों वस्तुओं की कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक अपोजिट फोर्स लगता था, जिसको आप लोग बोलते थे फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण फोर्स। जो अपोजिट फोर्स मतलब उनकी जो वस्तु की सापेक्ष गति का सदैव विरोध करता था। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे दोनों ये जो परतें हैं, इन परतों के बीच में ये वाली परत आगे की ओर है, ये वाली, ये उससे नीचे वाली परत, इससे नीचे वाली परत, तो ये वाली परत इसके ऊपर क्या करेगी, अपोजिट फोर्स लगाएगी, इसको आगे जाने से रोकेगी। इन परतों के बीच में जो अपोजिट फोर्स काम करेगा, उस फोर्स को यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स या द्रवों के द्वारा लगाए गए फोर्स को हम लोग बोलते हैं, लिक्विड के द्वारा लगाए गए फोर्स को हम लोग
विस्कोस फोर्स के नाम से जानते हैं। और द्रवों की इसी गुण को द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड व्हेन टू लेयर स्लाइड्स ओवर अनदर लेयर, या टू लेयर स्लाइड टू ईच अदर, जब दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, देन अ फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टेड बिटवीन टू लेयर्स, उन दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं भैया विस्कोस फोर्स, और उसकी लिक्विड की उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, यानी श्यानता, यानी द्रवों में ये गुण होता है, विस्कोसिटी होती है, विस्कोस फोर्स लगता है। तो यहाँ पे आइडियल लिक्विड क्या बोलता है, जिसमें देखो इस बात को हम स्टार्टिंग में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही इन्हीं पे डिपेंड है। तो जिसमें विस्कोसिटी हो ही ना, मतलब कि ऐसा लिक्विड जो हो विस्कोसिटी होना, इमेजिनेशन किया गया आइडियल लिक्विड में वही काम किया जाता है, ऐसा पॉसिबल लगभग नहीं होता क्योंकि लिक्विड है तो उसमें आपका विस्कोस फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसा लिक्विड इसमें विस्कोसिटी ना हो और मतलब श्यानता का गुण ना हो और उसको कंप्रेस करके थोड़ा भी उसको कंप्रेस ना किया जाए, उस प्रकार के लिक्विड को बताया हम लोग बोलते हैं आइडियल लिक्विड। चलिए ये तो था इस चैप्टर का बेस, आपको ये समझा दिया द्रव्यों की कई सारी लेयर्स होती हैं, हर नीचे वाली लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर पे क्या करती है, फोर्स लगाती है, उनके लेयर्स के बीच में फोर्स लगता है जो आगे जाने से इसको रोकता है, ये कहेगा नहीं इसको पीछे रोके, ये कहेगा आगे जाना नहीं पीछे, तो अपोजिट अपोज करेगी, फोर्स लगाएगी। इस चीज को ध्यान देना, इसको हम लोग आगे और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे चलते हैं। चलिए अब आइडियल लिक्विड तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पे, यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यहाँ पे फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो या फ्लो ऑफ लिक्विड, तो आपका चैप्टर का नाम है टाइप ऑफ फ्लो। टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड के जो बहाव है, बहने का गुण है, हिंदी वाले भी समझते रहिएगा, वो कितने प्रकार से मोशन कर सकता है, कितने प्रकार से वो गति करता है, या किस प्रकार का वो गति करता है, उसका किस प्रकार का, जैसे कि इसमें जो टाइप्स पढ़ेंगे वो बेटा दो टाइप है यहाँ मेनली जो आपको पढ़ना है। एक है आपका स्ट्रीमलाइंड फ्लो, एक है आपका टर्बुलेंट फ्लो। तो बेटा क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले धारा रेखी, कितने तरीके से फ्लो करता है, प्रवाह होता है लिक्विड का, धारा रेखी प्रवाह, और ये होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रक्षुब्ध प्रवाह। बेटा ध्यान दीजिएगा, धारा रेखी प्रवाह, प्रक्षुब्ध प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फ्लो करने के दो टाइप है, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो चलिए एक नाम से इसको और जानते हैं, इसमें है वही, मतलब इसके जो इसको स्टेडी फ्लो के नाम से जानते हैं, और इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा लैमिनार फ्लो। इसको बेटा हिंदी वाले बोलते हैं पटलीय प्रवाह। इसमें जो आपके सिलेबस में जो आपको मेन पढ़ना है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। फिलहाल उस समय में आपको पटली प्रवाह यानी कि लैमिनार फ्लो के बारे में भी जरूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक समझते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, जानते हैं आप लोग, धारा रेखी प्रवाह। तो देखिए होता ये है, अगर हम यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है, पर हम एक फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने एक टैप बनाया है, इस टैप से यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम नीचे कर दें, इसमें लिक्विड का फ्लो देखिए एक सीधे स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है ना, देखिए स्ट्रेट, कोई डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, एक ही पाथ पे हो रहा है, आप इस नल में देख सकते हैं टैप के थ्रू। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ बना रहे हैं, इसी से हम आप टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन दोनों समझा देंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिक्विड का फ्लो, लिक्विड ऐसे आ रहा था, इसकी डायरेक्शन कहीं ऐसे कहीं से इरेगुलर नहीं है, इंडिपेंडेंट पाथ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं नैरोअर पाथ इधर उधर क्या कर रहा है कि एक सर्टेन डायरेक्शन पे मूव नहीं कर रहा, अदर डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। यहाँ पे पार्टिकल कहीं इधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कहीं इधर देखिए सीधे एक सर्टेन डायरेक्शन है,
लिक्विड का वेलोसिटी सर्टेन एक पाथ भी डिपेंडेबल है और यहाँ पे सर्टेन पाथ है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट पाथ है। मतलब यहाँ से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो है आपका स्ट्रीम लाइन का केस है, स्ट्रीम लाइन, और भैया ये वाला है आपका टर्बुलेंट का केस, मतलब प्रक्षुब्ध प्रवाह। होता क्या है स्ट्रीम लाइन? तो देखिए एक एक बात ध्यान समझिएगा, जब लिक्विड का फ्लो हो यानी कि द्रवों का जब प्रवाह हो, तो द्रवों के प्रवाह में उस समय द्रव के जो कण होते हैं यानी कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जितने पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल्स रहा, ठीक है, तो अब द्रव की देखिए यहाँ पहले एक इस लाइन पे, इस पाथ पे हम देखिए एक सर्टेन हमने पाथ ड्रॉ किया है। अब यहाँ से ये छोटे छोटे कण हैं, इसको ध्यान दें, तो ये वाले जो पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरेंगे, पास होंगे, तो जब इससे इस पास होंगे तो इसकी वेलोसिटी v1, ठीक है। ये दूसरा वाला पार्टिकल जो पीछे आ रहा है ये भी इसी पॉइंट से पास होगा, इसकी वेलोसिटी v2, ठीक है। इसी तरह जो अदर पार्टिकल होंगे, ये वाला पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरेगा तो उसकी होगी v3। तो सबकी वेलोसिटी यहाँ पे सेम होगी, ध्यान रखना स्ट्रीमलाइन मोशन में। द when the particle of a liquid flow at a certain point, ठीक है, एक ही पॉइंट से होकर फ्लो बहते हैं। जब लिक्विड के जितने भी पार्टिकल हो, जब लिक्विड का फ्लो हो रहा तो उनके जितने भी पार्टिकल हो एक ही पॉइंट से होकर पास हो और डिपेंडेबल पाथ हो, मतलब उनका एक सर्टेन डायरेक्शन ये क्या हो, पाथ निश्चित हो, एक ही दिशा से, एक ही दिशा में गुजरे, एक ही पाथ में गुजरे और एक ही पॉइंट से सभी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से गुजरे। मतलब इन सभी पार्टिकल की वेलोसिटी, कोई इनकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड फ्लो एट अ सर्टेन पॉइंट इन द डिपेंडेबल पाथ। जब लिक्विड के पार्टिकल एक सर्टेन पॉइंट से, एक ही पॉइंट से, निश्चित बिंदु से सभी उसी पॉइंट से गुजरे, तो उसी फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या द्रव का धारा रेखी प्रवाह। बात कर लें हिंदी वालों के लिए, जब द्रव के प्रत्येक कण किसी एक निश्चित बिंदु से एक नियत वेग से गति करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो लिक्विड के यानी द्रव के उस प्रकार के प्रवाह को हम लोग द्रव का धारा रेखी प्रवाह या स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्ट्रीमलाइन मोशन के नाम से जानते हैं, राइट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये जब फ्लो करेंगे तो यहाँ पे भाई जैसे एक रास्ता है, जैसे घर, आप इसको थोड़ा ऐसे भी समझिएगा, जैसे घर में आपकी पाइप है तो पाइप में एक ही पॉइंट होगा, जैसे इस पॉइंट से पानी का फ्लो हो रहा है तो पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो लिक्विड का जब फ्लो, जब पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल रहा तो ये पार्टिकल इस पॉइंट से होकर गुजरा, इस पॉइंट से गुजरा, तो अब ये पार्टिकल ये वाले पॉइंट पे आ रहा है, तो ये वाले पॉइंट पे, तो ये पार्टिकल जब इस पॉइंट से होकर गुजरेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी जो कि v1 है, यहाँ की वेलोसिटी v2 है, यहाँ की वेलोसिटी v3 है। अच्छा, एक ही पॉइंट से गुजरने वाले सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, कांस्टेंट होती है स्ट्रीमलाइन मोशन। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अदर पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर अदर मतलब अगर हम एक पॉइंट की बात ना करें, इस एक सीधे पाथ पे कई अलग अलग पॉइंट ले लें, तो यानी कि अलग अलग पॉइंट पे जो इनकी वेलोसिटी होगी स्ट्रीमलाइन में v1, v2, v3 अलग अलग पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी बदल भी सकती है। इस बात को स्पष्टली याद रखिएगा स्ट्रीमलाइन केस में। बट आपको मेन जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि एक पॉइंट से गुजरने वाले जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे सभी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो लिक्विड के इस प्रकार के फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्टेन पाथ पे मूव कर रहा है, सीधे डायरेक्शन पे, कोई इधर उधर मूवमेंट नहीं है। लिक्विड आपने नल जब टैप खोलते होंगे तो पानी एक सीधे डायरेक्शन पे स्लोली आराम से मूव करता है। तो इस फ्लो को हम लोग स्टडी फ्लो कहते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो में पार्टिकल बहुत आराम से स्लोली मूव करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको स्ट्रीमलाइन समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरी तरफ की बात करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, यानी कि इसको हिंदी में अगर बात कर लें तो प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं। बना लीजिएगा ये सब आप लोग ना, लैंग्वेज जो बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो देखिए टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो में बात वही है, फिगर आप स्ट्रीमलाइन में ये बनाइएगा, एक पार्टिकल यहाँ पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे इस पे वेलोसिटी v1 है, इस पे v2 है
और इस पे वेलोसिटी v3 है। अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी सबकी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे यही बात आपको याद रखनी है, नियत रहेगी, वेलोसिटी नहीं बदलेगी इस पॉइंट से जितने भी पार्टिकल पास हो। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं, एक ही पॉइंट से ये जितने भी पार्टिकल लिक्विड के फ्लो हो रहे हैं पास होंगे, तो भैया कोई किसी की वेलोसिटी v1 कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर, अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। सो जब लिक्विड का फ्लो कुछ लिक्विड के सभी पार्टिकल एक ही पॉइंट से गुजरे पास हो, उनकी जो वेलोसिटी हो वो कॉन्टिन्यूस चेंज हो और इंडिपेंडेंट पाथ एक फिक्स ना हो। आप देख रहे हैं इसको इधर जाना चाहिए तो कोई इधर पाथ पे जा रहा है, कोई इधर पाथ पे, कोई जिगजैग मोशन आप बोल सकते हैं। व्हेन अ पार्टिकल ऑफ लिक्विड मूव, ठीक है, इन अ जिगजैग मोशन, तो जिगजैग मोशन इधर उधर मूव करें, सर्टेन डायरेक्शन पे ना हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो, एंड मूव विद अ आप बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो, इंडिपेंडेबल पाथ हो, विद अ इंडिपेंडेबल पाथ, एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड दैट वुड बी चेंज्ड, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। तो लिक्विड की जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, इन सभी पार्टिकल्स की, इसकी वेलोसिटी लगातार बदली, इसकी बदली, मतलब अदर अदर डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। सिंपल बात है। तो जब द्रव का प्रवाह किसी एक बिंदु से द्रव के सभी कण गुजरते हैं, तो द्रव के प्रवाह में उन कणों के वेग उन कणों का वेग निरंतर बदलता रहता है और सभी दिशाओं में कण क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े मार्ग पर, टेढ़े मेढ़े पाथ पे गति करते हैं। तो द्रव के इस प्रकार के प्रवाह को हम लोग प्रक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो के नाम से जानते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए वीडियो है, इसलिए दोनों लोग मैनेज करेंगे, अच्छे से समझेंगे। थोड़ा वीडियो लॉन्ग बन सकती है लेकिन समझना एकदम क्लियर है। ओके, इसी समय मैं आपको बता दें, एक चीज छूट गई थी, इस लैमिनार फ्लो यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो की केस में आपका लैमिनार फ्लो भी बनता है। अंतर इतना ये है कि लैमिनार फ्लो में आप एक बात जाने रहिएगा, लैमिनार फ्लो में बेटा होता ये है कि अगर जैसे एक पाइप है, तो अब पाइप से जैसे ये द्रव के पार्टिकल, इसमें क्या होंगे, एक सर्टेन पाथ, एक सर्टेन लाइन होगी, यहाँ से द्रव के पार्टिकल गुजरेंगे, और लैमिनार फ्लो में स्लोली मूवमेंट होगा। अगर हम एक पाइप कनेक्ट कर लें तो यहाँ पे होगा ये कि इसमें पार्टिकल की लेयर्स हो जाती हैं, मतलब लिक्विड क्या होगा, ये पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट लेयर में मूव करेगा और वेलोसिटी वही कांस्टेंट रहेगी, मतलब इन सबके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रहेगी, लेकिन इसी आगे एक ही पॉइंट, मतलब ये दो को पार्टिकल क्या है, अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। एक पॉइंट से तो इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इनकी लेकिन लेयर्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ये बात को ध्यान दीजिएगा। और इनके बीच में क्या होगी, गैपिंग होगी, ये लेयर्स के फॉर्म में मूव करेंगे, तो वो होता है आपका लैमिनार फ्लो। इसमें भी क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल बहुत स्लो मूव करेंगे, यानी कि इस फ्लो को हम लोग स्टेडी फ्लो के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रीम लाइन को हम लोग स्टेडी फ्लो के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखिए। चलिए, आपको धारा रेखी और प्रक्षुब्ध समझ में आ गया होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये चीज देख लीजिए, इसमें फिगर ये बना लीजिएगा उस वाले में, और आपका स्ट्रीम लाइन वाले केस में, वो टर्बुलेंट वाले केस में आप फिगर ये बनाइएगा, ये है आपका टर्बुलेंट का, इसमें ये फिगर बनाइएगा, ये है, एग्जाम में आएगा तो आप ये फिगर बनाइएगा। पार्टिकल है इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे हैं, एक सिंगल पार्टिकल कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, ये कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, सर्टेन, एक सर्टेन पाथ नहीं है, अदर अदर डायरेक्शन पे देखिए पार्टिकल क्या है, कोई इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल जा, ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिगजैग मोशन। तो ये आप फिगर बना लीजिएगा टर्बुलेंट में। तो एक नल वाला फिगर भी आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझने के लिए अपना बनाइएगा, ये अच्छे समझाने के लिए। चलें, ओके, इसको इरेज करते हैं। देन आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया, अच्छे से समझिए, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग का बेस ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको बेस नहीं अच्छे से समझ में आया, आप पहले ही 10वीं सीढ़ी पे जाना चाहते हैं, आप पहला कदम दूसरा कदम नहीं रखेंगे, 10वीं सीढ़ी पहुंचे कैसे, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। और पहली बात ये चीज, हमेशा अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए, दूसरे पर भरोसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप दूसरे भरोसा करने जाओगे तो अगला मेन टाइम पे आपको वही काम करेगा। कहने का मतलब यह है कि आप सोचिए कि एग्जाम में हम दूसरे भरोसे जाएं, तो वो बिल्कुल मत करिए। और प्लस और काफ़ी चीज़ें हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लाइफ पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर अपना कैरियर बनाना है तो आप अपने पे ही डिपेंडेंट रहिए और पढ़ाई अच्छे से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
ओके, अगला जो इसमें आपको पढ़ना है, मेन जो टॉपिक है हमारा है द्रव का क्रांतिक वेग। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, यानी इसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी से जानते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। चलिए ये क्या होता है वो समझते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि इसको बोलते हैं द्रव का क्रांतिक, ठीक है, क्रांतिक, सॉरी, द्रव का क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। द्रव का क्रांतिक वेग क्या होता है? तो देखो भैया, अगर लिक्विड का फ्लो हो रहा तो उसके फ्लो हो, जब वो फ्लो कर रहा तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेग से मूव कर रहा होगा। तो जहां तक लिक्विड वो मैक्सिमम वेलोसिटी, जहां तक लिक्विड जो फ्लो हो रहा उतनी मैक्सिमम वेलोसिटी जहां पे लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन बना रहे, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू हो, उस लिमिटिंग वैल्यू तक एक नियत वैल्यू हो जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहे। तो द्रव के प्रवाह के दौरान द्रव का जो वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहता है, द्रव के प्रवाह के उस अधिकतम वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग। इंग्लिश में बात करें, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड या लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लो ऑफ द लिक्विड whenever the flow of liquid is in a streamline, जहां तक लिक्विड का जो फ्लो हो स्ट्रीमलाइन बना रहे, यानी कि धारा रेखी बना रहे। जैसे जैसे एक एग्जांपल के तौर पे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर ये स्ट्रीमलाइन मोशन लिक्विड का फ्लो हो रहा है और हल्का सा भी 5.1 हो गया, 2 हो गया, या यहाँ पे 5.8 हो गया, कुछ भी समथिंग हल्का सा भी मूवमेंट ज्यादा हुआ तो द्रव का प्रवाह जो स्ट्रीमलाइन के केस में था वो स्ट्रीमलाइन से क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा, यानी द्रव बहुत तेजी से मूव करेगा। क्योंकि आपको बता दें, टर्बुलेंट फ्लो में द्रव के पार्टिकल इधर उधर बहुत तेजी से मूव करते हैं, जी सर्टेन पाथ पे मूव नहीं करते हैं। और जैसे कि आप रेलवे स्टेशन वगैरह में जाते हैं, टोटी ओपन करते हैं तो देखिए चारों तरफ आपके ऊपर पानी की छिट्टी इधर कहीं पड़ रही है, इधर पड़ रही है। आप जैसे कि वहां पे पानी पीने नहीं जा रहे, नहाने जा रहे, कुछ केस ऐसा बनता है कि आप पीने जा रहे हो तो आपके मुंह पे पूरी छिट्टी, कपड़े गीले हो जाते हैं, लाइक दिस। तो सेम वही सिचुएशन है, टर्बुलेंट फ्लो में लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं, यानी कि उस सिचुएशन में वो मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक लिक्विड का फ्लो आपका क्या बना रहे, आपका स्ट्रीमलाइन के केस में रहे, मतलब कि धारा रेखी बना रहे, एक सर्टेन डायरेक्शन पे मूव करे, ठीक है, तब तो हम बोलेंगे उस मैक्सिमम वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग। लेकिन अगर उससे ज्यादा कुछ हो गया, मतलब वो वेलोसिटी बदल गई, 5 मीटर पर सेकंड सपोज, यदि समझाने के लिए कंफर्म ये नहीं है, ठीक है, वो तो हम लोग कैलकुलेट करके निकालते, 5.1 इतना हो गए, 0.1 0.2 या 5 से 6 हो गए, तो वो आपका जो केस बनेगा क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी वो ज्यादा हो गई। अब वहां पे आपका लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं करेगा, लिक्विड के पार्टिकल कोई इधर कोई इधर कोई इधर अदर अदर डायरेक्शन पे मूव करना बहुत तेजी से शुरू कर जाएंगे, तब आपका वो प्रवाह प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा। और जहां तक आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहता है, धारा रेखी बना रहता है लिक्विड के, उस वेलोसिटी को, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को ही हम लोग क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। और क्रिटिकल वेलोसिटी, अब इसको रहने दें, क्रिटिकल वेलोसिटी को, क्योंकि यही तो मेन आपको समझाना है, इसका डेरिवेशन भी है। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है आर ई ईटा अपॉन रो डी, ये है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम लोगों को प्रूफ करना है, इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे। जहां आर ई जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको और मिलने वाला है, जहां आर ई रेनॉल्ड संख्या है, जहां आर ई रेनॉल्ड संख्या है, इंग्लिश में रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं। तो एग्जाम में 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रेनॉल्ड नंबर, सो आप क्या बताएंगे? चलिए अगली हेडिंग ही हमारी यही है और फिर हम इसको प्रूफ भी करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले आपको रेनॉल्ड नंबर बता दें, फिर ईटा और रो और डी, इसको ईटा बोलते हैं बेटा, अभी यहाँ आप समझेंगे, इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। बात करेंगे इन दोनों चीजों की, ये 1 2 3 तीनों की, पहले हम आर ही समझ लेते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को भी प्रूफ करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करना हम लोग। तो आर ई क्या है समझते हैं।
तो अगली हेडिंग जो आपकी रहेगी रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड संख्या होता क्या है? रेनॉल्ड संख्या समझते हैं। देखिए रेनॉल्ड नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझाने के लिए एक आपका नंबर न्यूमेरिकली वैल्यू थी। न्यूमेरिकली वैल्यू उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेनॉल्ड नंबर की अगर डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट हैज अ नो यूनिट। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। आपको पता है नंबर है तो कोई यूनिट नहीं है, आप बस नंबर की पार्टिकल कितने पार्टिकल्स कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं कि भैया बहने वाला जो लिक्विड है वो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है। बात समझे? अभी समझ में आ जाएगा अच्छी चीज। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज अ नो डायमेंशन एंड नो यूनिट। और दूसरी बात करें तो रेनॉल्ड नंबर किस लिए यूज किया है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ पैटर्न ऑफ लिक्विड, या फ्लो ऑफ लिक्विड के फ्लो को डिटरमाइन करते हुए बताता है कि विच टाइप ऑफ लिक्विड कैन बी फ्लो इन द ट्यूब। किसी ट्यूब में लिक्विड का जो फ्लो हो किस टाइप का है। कहने का मतलब इट इज द डिटरमाइन द फ्लो ऑफ लिक्विड दैट इज अ स्ट्रीमलाइंड, ठीक है, या टर्बुलेंट। मतलब ये बताता है, रेनॉल्ड नंबर ये बताता है कि जो उस ट्यूब में उस पाइप में बहने वाला लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइंड है कि टर्बुलेंट है, धारा रेखीय है कि प्रक्षुब्ध है। तो आप इसको बताओगे, हिंदी वाले ऐसे बताएंगे कि रेनॉल्ड संख्या एक विमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और रेनॉल्ड संख्या का यूज ना, रेनॉल्ड नंबर का यूज ये एक न्यूमेरिकली वैल्यू है, ठीक है। और इसका यूज इसलिए करते हैं, ये इसलिए ये बताता है कि किसी भी ट्यूब में या किसी पाइप में बहने वाला जो द्रव है वो धारा रेखीय है या प्रक्षुब्ध है। मेन यही चीज है, ये द्रव के बहने के फ्लो को, टाइप को, प्रकार को बताता है कि बहने वाला जो प्रवाह है वो धारा रेखीय है, वो कि आपका टर्बुलेंट है यानी कि प्रक्षुब्ध है। चलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे समझिए कि आपको समझना ये है कि यदि जो आर आपको बताया, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेनॉल्ड को इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आर का मान आपका लेस देन हो गया 2000, मेन यही चीज बात समझनी है, 2000 से कम है, नंबर हम कैलकुलेट करेंगे 2000 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा आर की वैल्यू अगर 2000 से कम है या 2000 के बराबर तक भी हम मान सकते हैं, 2000 से कम है तो बहने वाला जो पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर जो बहने वाला आपका जो लिक्विड है, फ्लो करने वाला लिक्विड है, वो भैया आपका होगा धारा रेखी यानी स्ट्रीमलाइंड, वो आपका होगा स्ट्रीमलाइंड। इस बात को समझिएगा। और अगर आर की वैल्यू आपकी ज्यादा है 2000 से, आर की वैल्यू 2000 से मैक्सिमम है, तो लिक्विड का जो इस पाइप के अंदर फ्लो हो रहा होगा वो टर्बुलेंट होगा, यानी लिक्विड का प्रवाह प्रक्षुब्ध होगा। सिंपल है, इससे समझ जाइएगा। आर की वैल्यू अगर न्यूमेरिकली में निकल के कैलकुलेट करके निकाले 2000 से कम आ गई तो बहने का जो प्रवाह होगा वो धारा रेखीय होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। और 2000 से अगर ज्यादा हो गया 3000, 4000, 3000, 4000, 5000 तो आपका बहने, क्योंकि बहुत तेजी से मूव करेंगे पार्टिकल, बहुत ज्यादा मूव करेंगे इधर उधर डायरेक्शन में, तो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो। इतनी बात समझे? तो रेनॉल्ड नंबर का यूज इसीलिए किया जाता है। और रेनॉल्ड को डिफाइन करना है, रेनॉल्ड संख्या को, रेनॉल्ड नंबर को आप ऐसा ही डिफाइन करोगे। चलिए इसके बाद हम लोग वही क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि आपका क्रिटिकल वेलोसिटी केस में रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला रिप्रेजेंट हुआ था, बना था, निकल के आया था, कैसे आया है, क्या है, चलिए उसी चीज को हम लोग समझते हैं। तो हुआ क्या, रेनॉल्ड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया और वहां क्रिटिकल वेलोसिटी को केस भी बताया। एक पाइप ली और उस पाइप में लिक्विड का फ्लो कराया, ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इस पाइप का जो डायामीटर है, ये आपको कुछ पता है, ये डायामीटर, ठीक है, इसको डी ये तो डी हो गया व्यास, ये पाइप का व्यास हो गया। और ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो उसका आपका
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गई ईटा। भैया आप यहाँ पे भी बात कर लें क्योंकि आने वाला है, फिलहाल मेन बात तो अभी नहीं, लेकिन थोड़ा समझा दें आपको। जब लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनके लेयर्स के बीच में आपका फोर्स लगता है, हमने बताया था। अब उनके डिफरेंट लेयर के बीच में अपोजिट फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द विस्कोस फोर्स। उसको विस्कोस फोर्स याद रखिएगा क्योंकि वहां पर हमने नहीं लिखा था तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं विस्कोस फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स ही है, ध्यान रखिएगा। तो विस्कोस फोर्स यहाँ लगता है। अब देखिए तो एक्चुअली जो है आपका ईटा है ये कुछ और नहीं, ये विस्कोस फोर्स ही होता है। यानी ये तरलों के बीच में, लिक्विड के यानी द्रवों के बीच में कार्य करने वाला आपका विरोधी बल एक हिसाब से बोलते हैं। तो आपका ये विस्कोस फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपका विस्कोस फोर्स के बराबर होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसको हिंदी में बोलते हैं श्यानता गुणांक। ठीक है, तो श्यानता गुणांक आपका श्यान बल के बराबर है। तो अभी के लिए, आपके बल अभी के लिए समझिए कि ये आपके परतों के बीच में जो ईटा काम कर रहा है, ये द्रवों में एक प्रकार का बल भी काम कर रहा है। अभी के लिए समझिए, आपको इसका पूरा डिटेल हम पढ़ाएंगे। तो आपका इसका मतलब जब द्रव का प्रवाह हो रहा है किसी नली से, तो नली का व्यास d है, ईटा आपका ये हो गया द्रवों के में परतों के बीच में कार्य करने वाला बल, और साथ ही साथ इस अगर द्रव का प्रवाह हो रहा है तो द्रव का घनत्व भी होगा रो। मतलब उन्होंने, रेनॉल्ड ने बताया जो इसमें बहने वाला जहां तक लिक्विड स्ट्रीम लाइन होगा, धारा रेखी होगा, तो उसमें जो अधिकतम वेग, जो क्रांतिक वेग है, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, उस नली के व्यास डी पर। ये क्रांतिक वेग निर्भर करेगा ईटा पर, यानी कि द्रवों पे जो श्यान बल कार्य कर रहा है। अभी के लिए फिलहाल प्रॉपरली तौर पर श्यान बल तब बोलेंगे जब इनके एरिया के क्षेत्रफल की बात करेंगे और वेग प्रवणता की, आगे आएंगे समझेंगे। अभी के लिए इतना समझिए। तो VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, द्रवों का जो प्रवाह हो रहा है मतलब कितना घनत्व, तो कितने पार्टिकल्स हैं, उन पे डिपेंड करेगा ये क्रांतिक वेग। ओके, तो उन्होंने ये बताया कि जो VC है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी ईटा रो। अब यहाँ पे हम लोग क्रांतिक वेग के फॉर्मूले को डेराइव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो रेनॉल्ड ने बस बताया कि जो क्रांतिक वेग है, जब द्रव का प्रवाह होता है धारा रेखी, तो वो क्रांतिक वेग नली के जो व्यास है, अब आपको पता है कि आपको गलती से भी बीमिंग विश्लेषण वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर मतलब कि आपका डायमेंशनल एनालिसिस वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि आपको पता जाए कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी उस वाली फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, उन क्वांटिटी पे डिपेंड, आप तुरंत उसका फॉर्मूला डिराइव कर देते थे। तो VC डिपेंड कर रहा है इसके व्यास पे, तो आप बोलते थे इसकी पावर A होगी, ईटा की पावर B होगी, और इसकी डेंसिटी C पे डिपेंड करती है। ये आप लोगों ने पढ़ा था, याद करिए। तो VC डायमीटर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और द्रव का घनत्व यानी डेंसिटी की पावर C पे डिपेंड करती है। अब हम लोग इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो यहाँ जो कांस्टेंट के तौर पे आता है वो आता है बेटा RE। ठीक है, यहाँ पे RE आता है। रेनॉल्ड ने ही इसको बताया था, और कांस्टेंट उन्होंने लिया था RE, और यही न्यूमेरिकली वैल्यू जिसकी बात करते थे। तो D की पावर A, ईटा की पावर B, और रो की पावर C, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं इसको, चलिए समझते रहिएगा, पॉज कर करके जहां लिखना हो वहां लिख लीजिएगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देते हैं। तो ये वाली राशि इन सभी भौतिक राशि पर निर्भर करती है। उसके तब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी D की घात A पर, ईटा की घात B पर, रो की घात C पर निर्भर कर रही है, इसकी पावर A B C पे कर रही है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं दोनों पक्षों की विमा यानी कि डायमेंशन निकालते हैं। तो टेक, ठीक है, डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डायमेंशन निकालो। तो भैया ये वेग है, वेग की डायमेंशन क्या होगी, LT की पावर -1। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये वेग अब m तो है नहीं, तो m की पावर 0 ले लीजिएगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू ली नहीं जाती क्योंकि RE तो कांस्टेंट है, डायमीटर। तो इसकी जो विमा हो जाएगी क्योंकि एक बार दूरी ही है, डिस्टेंस है, L की पावर A हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की विमा यानी डायमेंशन अभी याद करिए, हम आपको निकालना बताएंगे जब वहां पे टॉपिक आएगा। ML की पावर -1, T की पावर -1 होती है, ठीक है, पावर B हो जाएगी बेटा। और यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी की जो विमा होगी आपको बता दें, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की हो जाएगी m, वॉल्यूम की हो जाएगी आपका L की पावर 3, तो कितना हो जाएगा ML की पावर -3। तो भैया आप यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा ML की पावर -3 की पावर C। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई।
ओके, अब इसको हम इरेज करते हैं। अब हम करेंगे क्या, आपको सॉल्व करना पहले भी आता होगा क्योंकि फिजिक्स फर्स्ट में आपने पढ़ा है, फिर भी हम आपको सॉल्व करना बता दें इसको अच्छे से। तो देखिए m की पावर 0, l की t की पावर -1, ये हो गया। देन अगेन आ जाओ l, यहाँ पे पहले इन सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा l की पावर a। हम लोग क्रांतिक वेग का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये देखिए पावर 1 है, इन पावर की मल्टीप्लाई करिए तो m की पावर b हो जाएगा, l की पावर आपका हो जाएगा माइनस का b, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे करेंगे, और t की पावर माइनस का b हो जाएगा। देन अगेन आ जाओ, तो यहाँ पे 1 ले लें, m की पावर c हो गया और l की पावर -3c हो गया। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं, अब करना क्या है, m की पावर 0, l t की पावर -1, ये हो गया। देन अगेन l और l को एक साथ लेना है, m को एक साथ लेना है, तो m की पावर b एक साथ ले लिए, सिंगल m है और कहीं है नहीं, एक और है भैया, m की पावर b और ये c, तो b प्लस c हो जाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस ऐसे ही करते हैं जब किसी फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना होता था, निगमन करना होता था उसको। तो फिर आते हैं l, तो l की पावर a माइनस b, और देन अगेन ये वाला है l की पावर -3c, इसको एक साथ ले लो l वाले को, तो l m हो गया, l हो गया, t एक ही बचा सिंगल, तो t की पावर बेटा हो जाएगा माइनस का b। ओके, सिंपल हो गया, l m सबको एक साथ ले लीजिए। अब इन सभी की पावर्स हम दोनों टर्म में, दोनों साइड पे हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे पावर को बेटा कंपेयर कर लो, ठीक है। तो दोनों साइड पे पावर देखो m और m वाले पे, तो b प्लस c, ऐसे b प्लस c, ये पावर 0, कितना हो जाएगा b प्लस c इक्वल टू 0। ओके, इसको छोड़ दो। देन अगेन आ जाओ यहाँ पे a माइनस b -3c इक्वल टू, l वाले पे आओ, l की पावर इधर 1 है तो 1 हो जाएगा। इधर आ जाओ t वाले पे, माइनस b इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 1, इससे ये कट जाएगा, b बराबर 1 आ जाएगा। ओके, इसी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू उठा करके इसको चाहे इक्वेशन बना देना रोमन नंबर में, यहाँ पे रख देंगे, तो हम b की वैल्यू इस इक्वेशन में चाहो तो आप बोल देना इक्वेशन नंबर 1, रोमन नंबर 1 2, ये बड़ी इक्वेशन हमने रोमन में नहीं, इसको कैपिटल 1 में मान लेना, मतलब 1 में मान लेना कि 1 में लिया है। तो b की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा b प्लस c इक्वल टू 0, तो 1, तो c की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1, इसको उधर दे देंगे। b और c की वैल्यू आ गई। अब हम b और c की वैल्यू उठा करके इस वाले रोमन नंबर वाले सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, तो a माइनस b माइनस 3c इक्वल टू हो जाएगा 1, और a की वैल्यू हमको पता करनी है, b की वैल्यू हमारे पास है 1, 3 इंटू c की वैल्यू हमारे पास है -1 इक्वल टू हो जाएगा 1 -1 माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 1, और a बराबर हो जाएगा 1 - 2, और a बराबर बेटा आपका आ जाएगा -1। a की वैल्यू हमारे पास माइनस की 1 आ गई, c की वैल्यू माइनस की 1 आ गई, और b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे सॉल्व करना है, क्योंकि हम इरेज करने जा रहे हैं। जल्दी से देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम आगे इसके सॉल्व करेंगे। चलिए, क्लियर हो गया, इरेज कर रहे हैं, ठीक। ओके, इसको रोक देंगे क्योंकि यहाँ वैल्यू रखनी है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, और देख लीजिए कि b की पावर हमारे पास, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, b की पावर हमारे पास है 1, a की पावर हमारे पास है -1, और c की पावर हमारे पास निकल के है -1। अब इनको हम इरेज करते हैं। हमारा जो अगला स्टेप होगा, इस a b c की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c, पुट द, उसी के आगे वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पे रख देंगे, ठीक है। ये वाली पहली इक्वेशन है, तो ये है हमारा bc, जहां जानते हैं क्रांतिक वेग है, यही निकाल रहे हैं हम लोग। यहीं से रेनॉल्ड नंबर का भी फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, आदि की वैल्यू, तो d की पावर a, ईटा की पावर b
और रो की पावर सी, इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट थी। तो VC बराबर RE, बेटा ए की पावर हमने कितनी निकाली -1, तो भैया ए की पावर हमारा D, ए की पावर हमारी निकल, यहाँ रख देंगे -1, ईटा बी की पावर हमारी निकल के आई है 1 रख देंगे, और सी की पावर निकल के आई है -1, यहाँ रख दिया हमने सब वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं, तो RE ईटा ऊपर बच जाएगा, ये दोनों माइनस में नीचे आ जाएंगे प्लस में, तो भैया ये रो प्लस में, ये भी प्लस में, रो डी। स्टार्टिंग में देखिए हमने क्रांतिक वेग का डेफिनेशन यहाँ लिखाई थी, तो फॉर्मूला यही लिखाया था, VC बराबर RE ईटा अपॉन रो डी। यही है क्रांतिक वेग का फॉर्मूला, जहां RE रेनॉल्ड संख्या है, E आपको बता चुके हैं, ठीक है। द्रव्यों की शांता गुणांक है, एक प्रकार का श्यान बल ही होता है। देन आपका रो द्रव का घनत्व है, और डी उस नली का, उस पाइप का व्यास है, यानी डायमीटर है। तो ये आपका हो गया क्रांतिक वेग का फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। अगला जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो है आपका विस्कोसिटी और विस्कोस फोर्स। सीरियल वाइज चल रहे हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग ही, कुमार मित्तल की बुक है, कुमार मित्तल की बुक है जिसके पास हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सीरियल वाइज आपके टॉपिक है जो हम आपसे एक्सप्लेन कर रहे हैं एकदम। तो आप कोई भी बुक हो, जरूरी नहीं, सब में आपको यही सीरियल वाइज के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा विस्कोसिटी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं श्यानता, ध्यान समझिएगा, इसको बोला जाता है श्यानता हिंदी में। विस्कोसिटी क्या है, तो आपको पहले बता चुके हैं कि द्रवों की परतों के मध्य एक बल कार्य करता है, ठीक है, जो विरोधी बल होता है, ठीक है। तो आप उसी प्रकार से अगर विस्कोसिटी यानी श्यानता को समझाना, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की परतों के मध्य या द्रव की एक परत दूसरे परत पे जब फिसलती है, तो उनके परतों की मध्य उनकी सापेक्ष गति का विरोध करने के लिए उनमें एक विरोधी बल कार्य करता है, जो उनकी सापेक्ष गति का क्या करता है, विरोध करता है। द्रवों की परतों के मध्य जब एक परत दूसरे परत पे फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है, तो उनके परतों के मध्य उनकी सापेक्ष गति का विरोध करने के लिए एक विरोधी बल कार्य करता है। उस विरोधी बल, वही विरोधी बल को आप घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है, या उसको श्यान बल बोलते हैं। और द्रव का यही गुण, द्रव का ये गुण है, द्रव के इस गुण को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। और उस विरोधी बल को, इस समय हम समझा दें, उस विरोधी बल को आप लोग श्यान बल बोलते हैं। हिंदी में बात कर लें तो आप बोलोगे कि द टेंडेंसी या प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड when a layer of a liquid slides another layer या over another layer, जब एक लेयर दूसरे लिक्विड की एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या करती है, स्लाइड करती है। कहने का ये मतलब है, जब ये वाली लेयर इस वाली लेयर, ये दोनों लेयर एक दूसरे पे फिसलेंगी, ऐसे स्लाइड करेंगी, ठीक है। जैसे कुछ ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, तो इस पे ऐसे फिसलेगी, ये दोनों, ये हमारे हैंड का ये वाला सरफेस हो गया, ये हो गया कॉन्टेक्ट सरफेस, तो इन पे फिसलेंगी, तो इनकी सापेक्ष गति का विरोध करेगी नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर को आगे जाने से रोकेगी। तो इनके सापेक्ष गति का विरोध करने के लिए उनमें एक आपका क्या करता है, विरोधी बल, यानी कि अपोजिट फोर्स का आप करता है, या आप बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग विस्कोस फोर्स। तो आप क्या बोलोगे, the opposite force which is acted between two different layer of the liquid, the opposite force which is acted between two different layer of liquid which always opposed to the relative motion of two different layer, जो हमेशा इन दोनों डिफरेंट लेयर, ये अदर लेयर के बीच की रिलेटिव मोशन, जब दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, मूव करें, तो उनके रिलेटिव मोशन का क्या करती हैं, अपोज करती हैं। उसी लिक्विड की उस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं। एंड द फोर्स इज एक्टेड बिटवीन टू डिफरेंट लेयर विच ऑलवेज अपोज टू द ठीक है, रिलेटिव मोशन ऑफ टू डिफरेंट लेयर, इन दोनों डिफरेंट लेयर का अपोज करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा विस्कोस फोर्स, उसको बोलते हैं विस्कोस फोर्स। दैट फोर्स इज एक्टेड बिटवीन देम, जो उनके बीच में काम कर रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं विस्कोस फोर्स या श्यान बल। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। तो विस्कोसिटी समझ गए, वही लाइन में लिखनी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जब एक लेयर दूसरे पे स्लाइड करती है। और विस्कोस फोर्स क्या है, उन दोनों लेयर के बीच में
काम करने वाला, कार्य करने वाला विरोधी बल जो इसको इधर से अपोज करेगा फोर्स, ये लेयर आगे जाएगी, इस पे अपोजिट फोर्स इधर लगाएगा, राइट। सो यही आपका कहलाता है विस्कॉस फोर्स। आप तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, विस्कॉस फोर्स का फॉर्मूला होता है F, और F बराबर होता है ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। भैया ये होता है भैया विस्कॉस फोर्स का फॉर्मूला, फिर से देख लीजिए, F बराबर ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ये आता है कहाँ से है वो समझिए, कि जब हम द्रव की यानी कि उस लेयर की, ठीक है, दो डिफरेंट लेयर लेंगे उस लिक्विड की, या 3 ले लें, तो मेन यही आपको समझना है। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको एक बात हमको और समझानी थी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कॉस फोर्स, क्योंकि विस्कोसिटी हो गई, अगली हेडिंग आपकी है विस्कॉस फोर्स। हम डेफिनेशन आपको समझा चुके हैं विस्कॉस फोर्स की, ठीक है। श्यान बल इसको बोलते हैं, श्यान बल, श्यान बल, ठीक है। तो विस्कॉस फोर्स क्या है, दो डिफरेंट लेयर के बीच कार्य करने वाला अपोजिट फोर्स, ठीक है, विच ऑलवेज अपोज टू द रिलेटिव मोशन ऑफ टू डिफरेंट लेयर, तो दैट इज कॉल्ड द विस्कॉस फोर्स, ठीक है। और विस्कॉस फोर्स बराबर होता है ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। आता कहां से है, तो पहले वो समझिए कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट जब तक हम आपको नहीं समझाएंगे तब तक आपको ये विस्कॉस फोर्स में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, इसके पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ लीजिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। होता क्या है, इसको 1 मिनट के लिए हम स्टे करते हैं इसको, क्योंकि इसका तो डेफिनेशन तो बता चुके हैं, बस फॉर्मूला कैसे आया वो बताते हैं। तो देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है, एक लेयर ये है, ऊपर की लेयर ये है। आपको बता दें कि नीचे की लेयर का जो वेलोसिटी होती है, जैसे ये और ये, इसका हम मान लें ये वाली लेयर ले लेते हैं, तो ये वाली लेयर ये है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा v है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी डेल्टा v है। तो ऊपर की वेलोसिटी, ऊपर का वेग नीचे वाले वेग की तुलना में ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जब द्रव का प्रवाह होता है तो द्रव के प्रवाह में ऊपर का फ्लो आपको बहुत तेजी से नजर आता है, कि नदी का बहाव ऊपर बहुत तेजी से, नीचे थोड़ा थोड़ा स्लो नजर आता है। तो हमेशा ये होता भी किस कारण से, ये अभी हम आपको बताएंगे जब हम आपको द्रव की अवरक्तता का प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम वहां पढ़ा देंगे, तब आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आएगी। बट अभी के लिए समझिए कि लिक्विड का ऊपर जो फ्लो हो रहा है वो आपका ज्यादा होता है, उसका वेग नीचे वाले का कम होता है। अभी ये चैप्टर बड़ा ब्रॉड है, बहुत लॉन्ग भी है, लेकिन बड़ा डीप और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम के बेस पे नीट जेई जैसे कंपटीशन आपके जो एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम, वहां से ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इस चैप्टर से, ये पूरी फिजिक्स आपकी 11th से, क्योंकि आपकी जानकारी बता दें 60% आपका 11th का आता है, जो स्टूडेंट अधिकतर नहीं पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए ऊपर का वेग जो कि v है वो ज्यादा होता है नीचे वाली लेयर की कंपैरिजन में। तो इन दोनों लेयर के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, इसको बेटा हम लोग अगर हम डेल्टा एक्स मान लें, दोनों लेयर के बीच में लंबवत दूरी है, एक लेयर ऐसे फ्लो हो रही है, एक ऐसे फ्लो हो रही है, तो दोनों के बीच की दूरी ये हो गई। हम ये लेयर की बात नहीं, आप कोई भी लेयर ले लीजिए, तो ऊपर का वेग भी हो गया, नीचे का हो गया डेल्टा वी। तो आपको अभी हम बताए हैं कि जो ऊपर का वेग ज्यादा है नीचे का कम, तो अब ये वाला जो इधर वाला जो वेग होगा इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, ज्यादा वाले से कम को है डेल्टा वी। ये नीचे का वेग इतना हो जाएगा, मतलब अगर ऊपर का 5 है और तो नीचे का हम क्या कर देंगे, 5 - 2 तो 3 हो जाएगा, तो नीचे का 3 है, तो कुछ ऐसा, तो हमने वही किया नीचे का वेग। तो अब हम इनका डिफरेंस जब निकालेंगे, ज्यादा ये है कम ये है, v माइनस डेल्टा वी, और दोनों लेयर के बीच की डिफरेंस ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स। तो भैया आपका जो निकल के आ जाएगा, v माइनस साइन बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, इससे ये कट जाएगा, और बेटा आपका जो निकल के आएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स। इसी को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी बेटा ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। हिंदी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें, इसको बोलते हैं वेग प्रवणता। वेग प्रवणता होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप बोलोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब ऊपर और दोनों में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 डिफरेंट लेयर। 2 डिफरेंट लेयर के बीच में उनकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है,
और उनकी डिफरेंट लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस देखिए परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with perpendicular distance between two different layer when liquid flow या when the flow of liquid, ठीक है, इन स्ट्रीमलाइन, या आप बोल सकते हैं टर्बुलेंट समथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। फिलहाल स्ट्रीमलाइन का केस ही लीजिएगा कि एक धारा रेखीय प्रवाह है, तो उस केस में आप केवल अभी के लिए बोलेंगे इतना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टू डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड, ठीक है, विद अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, विद अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इन अ फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड की फ्लो में उनकी दो लेयर के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, उन लेयर्स के बीच की वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। हिंदी वाले क्या बोलेंगे कि उनके परतों, द्रवों की परतों के बीच में उनके आप बोलोगे उनकी वेग परिवर्तन, जो वेग लगातार परिवर्तित हो रहा, वेग परिवर्तन की सापेक्ष वेग परिवर्तन, उनके सापेक्ष वेग परिवर्तन के अभिलंबवत दूरी का जो अनुपात होता है, मतलब वेग परिवर्तन जो हो रहा है डेल्टा वी और उनके दो परतों के बीच की जो अभिलंबवत दूरी है, उनके अनुपात को ही हम लोग वेग प्रवणता बोलते हैं। यानी कि वेग परिवर्तन दो परतों के बीच का और उन दोनों परतों के बीच की अभिलंबवत दूरी, दोनों का अनुपात ना, आप एक हिसाब से बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट लेयर। तो वेग परिवर्तन तथा उन दो परतों के बीच का अभिलंबवत दूरी, दोनों का अनुपात ही आपका वेग प्रवणता कहलाता है। आप इस तरीके से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसकी जो वीमा हो जाएगी, अगर हम लोग बात कर लें तो वीमा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको डायमेंशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब हर चीज लिखने की जरूरत तो है नहीं, आपको बता चुके हैं इंग्लिश हिंदी वही चीज है। तो वीमा क्या हो जाएगा, देखिए बेटा, ये होता है, इसकी वीमा हो जाएगी LT की पावर -1 और नीचे ये हो जाएगी L से L कट जाएगा, बचेगा क्या, T की पावर -1, ये हो गया। अगेन आप इसका जब मात्रक निकालेंगे तो मात्रक भी हम यहाँ निकाल दे रहे हैं, मात्रक जो हो जाएगा, अगर T की पावर -1 वीमा है तो वीमा से मात्रक निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स ना, मतलब सेकेंड की पावर -1, ये इसका क्या हो जाएगा मात्रक, यानी कि यूनिट, ये इसकी यूनिट निकल जाएगी। इतनी बात समझिए। तो ये प्रवर्तक मात्रक यूनिट, इसका परिभाषा क्या है ये भी पता चल गई। चलिए अब इसको हम लोग इरेज करते हैं और समझते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस पे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, विस्कॉस फोर्स ना, विस्कॉस फोर्स को हम डिराइव कर ही चुके थे, विस्कॉस फोर्स ना, विस्कॉस फोर्स, और इसको बोलते हैं श्यान बल, ठीक है, राइट। तो अब आते हैं इसको बता दें कि आपने फॉर्मूला पढ़ा था, श्यान बल एक विरोधी बल है, द्रव के परतों के बीच में कार्य करने वाला, ठीक है, जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। और अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे, दैट इन विच फैक्टर द विस्कॉस फोर्स इज डिपेंडेबल। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन बातों पर डिपेंड कर रहा है, विस्कॉस फोर्स इज डिपेंडेबल या डिपेंडेंट, ठीक है, इन दोनों परतों के बीच, ये दो परतें हैं, ये दो लेयर्स हैं, इनके बीच क्या होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। आप देख रहे हैं इतनी पूरा एरिया है, तो एरिया होगा। इन परतों के बीच की जो सापेक्ष गति का वेग परिवर्तन, मतलब कि जो सापेक्ष जो उनके वेग परिवर्तन में जो वेग परिवर्तन हो रहा है, सापेक्ष गति का विरोध के साथ साथ उसमें जो वेग परिवर्तन हो रहा है अविलंबित जो उनकी दूरी के सापेक्ष, ठीक है, अविलंबित दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की जो दर है, आप ऐसे भी बोल सकते हो अविलंबित दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर, ये आपकी शांता वेग प्रवणता कहलाती है। तो भैया इन दोनों के बीच में जो श्यान बल काम करेगा वो डिपेंड करेगा इसके परतों के बीच की, इन परतों के बीच के एरिया पर, यानी क्षेत्रफल पे, और वही श्यान बल जो काम करेगा। अब ये यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, वेग प्रवणता की, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। भैया विलंबित दूरी होगी, वेग में परिवर्तन होगा, तो श्यान बल भैया वेग प्रवणता पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, अविलंबित जो दूरी हो रही इन दो बातों पे। तो भैया जब एग्जैक्टली लेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे, तो जो आपका श्यान बल होगा वो इन दो बातों पे डिपेंड करेगा। अब इनको एक साथ लेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा ईटा, तो ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये रहा द्रव की परतों के बीच कार्य करने वाला शैनबल का फॉर्मूला, यानी विस्कॉस फोर्स का फॉर्मूला, F बराबर ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। बेटा इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए इतना चीज आपको समझ में आया। सो आज का टॉपिक हम ये पार्ट 1 था, इसके बाद अगला पार्ट 2 भी हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बर्नौलीज थ्योरम भी इसी में पढ़नी, स्टोक्स लॉ पढ़ना है, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़नी है। तो इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ईटा के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसकी बात कर रहे थे, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए, आपकी कॉपी में नोट्स बनी है, मतलब कि इस नोट्स को एक साफ कॉपी में बना लीजिए, आपके टीचर्स ने जो लिखा है उससे देख लीजिए, आपको अच्छे से ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। थैंक यू, मतलब इस पार्ट को। ओके, तो बाकी नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में लिखें। आपको लगे कि कोई चैप्टर आपको समझना है, इसके अलावा 11th के अलावा भी 12th का या 10th का कोई भी चैप्टर है, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक आपको समझना, हम इजी वे में सिंपल तौर पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपके लिए नई वीडियो जरूर बनाएंगे। कमेंट्स करना ना भूलिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।